अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7। हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर का ये चैप्टर 7 है और चैप्टर नंबर 7 से लेकर जो है वो 13वें चैप्टर तक आपका ये जो पोर्शन बनता है ये सारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद होंगी, ये हम सारी डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। अब इसमें जो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये असल में होते क्या हैं। उसके वाले से मैं आपको बता दूं कि जो शुरू शुरू में अगर आप बात करें जब केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई तो इस हवाले से तकरीबन 200 साल पहले की ये बात है कि कुछ साइंसदान थे जिनको हम केमिस्ट्री के हवाले से देखें तो वो केमिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड किस जो है वो बेस पे किया गया, उसके ओरिजिन यानी कि जहाँ से उनको हासिल किया गया या उनकी जो खसूसियात हैं उनकी बेस पे। जैसे एक ये आम कंसेप्ट था उस दौर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि या तो लिविंग थिंग यानी कि किसी भी ज़िंदा या जानदार चीज़ के अंदर मौजूद हों, यानी कि जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, या फिर इनसे हासिल किए जा सकें। मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो उस जिस्म का जुज़ तो नहीं है लेकिन उससे हासिल किया जा रहा है तो वो भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऐसे कंपाउंड्स कहते हैं जो कि नॉन लिविंग यानी कि जो चीज़ जानदार नहीं है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, उसके अंदर मौजूद हों, या मिनरल्स रिसोर्सेज जहाँ पे लिखा गया है। मिनरल का मतलब है जो ज़मीन के अंदर मादनियात पाए जाते हैं। अब इसकी वजह क्या थी, ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी अर्सा तक जो है वो इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि उसकी वजह ये थी कि शुरू शुरू में जो साइंसदान थे वो इस काबिल नहीं हो सके या उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, या कोशिश अगर की भी तो वो कामयाब नहीं हो सके कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी भी जानदार चीज़ के बाहर यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकें। तो उनकी जो ये नाकामी थी उन्होंने इसको एक चीज़ का नाम दे दिया कि हम ये काम हो ही नहीं सकता। जैसे आप बार बार एक चीज़ में नाकाम होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसके हवाले से एक माइंड बना लेते हैं कि जी हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम हो ही नहीं सकता। दो चीज़ें हैं तो हम ज़्यादा बेहतर क्या करते हैं, जी ये काम हो ही नहीं सकता। और इसी चीज़ को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन जो है वो आपने नोट डाउन कर लेना है, सेकंड पैराग्राफ है इसमें जहाँ से ये स्टार्ट होता है, द अर्ली केमिस्ट नेवर सक्सीडेड। तो इसके ऊपर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लेना है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि जब साइंसदान जो है वो इस में कामयाब नहीं हो सके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानदार चीज़ के बाहर या लेबॉर्ट्री में तैयार करने के, तो उन्होंने इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया कि ये जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, हम इसको कर ही नहीं सकते। जैसे बारिश का बरसाना है, बरसना है, या ज़लज़ले जो आते हैं, या बहुत सारे ऐसे कुदरती जो अवामिल हैं जो इंसान करने से कासिर है, तो ये सारी वाइटल फोर्सेस कहलाती हैं। अब लेकिन ये काम ऐसा नहीं चला। कुछ अर्सा बाद जो है एक साइंसदान था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उसने क्या किया कि यूरिया जो है, यूरिया ये कहाँ पे पाई जाती है, ये इंसानी और जानवरों के जिस्म में जो फाजल मवाद हैं जो कि यूरिन या पेशाब की सूरत में खारिज होते हैं, उसको जो है उसने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिया। जब उसने प्रिपेयर कर लिया तो ये जो थ्योरी थी कि हम कभी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, इसका जो है वहाँ पे ख़ात्मा हो गया। तो दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म होती है उसी से आगे आपने एक और क्वेश्चन लिखना है, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ। ठीक है, दोबारा नोट कर लें कि हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ। तो फ्रेडरिक वोलर जो है ये साइंसदान था जिसने ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट की थी, और किसकी बुनियाद पे की थी, उसने यूरिया जो है उसको प्रिपेयर किया था। अब हम देखते हैं कि उसने यूरिया को जो है वो प्रिपेयर कैसे किया था। अब ये आपके सामने एक इक्वेशन है, अमोनियम सायानेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेबॉर्ट्री के अंदर उसने इसको हीट किया और हीट करने के बाद जो है इसने इससे यूरिया को प्रिपेयर कर लिया।
तो ये तो हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है जी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब वो पुरानी जो तारीफ़ थी जो हमने पढ़ी या जो साइंसदान समझते रहे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, वो तो ख़त्म हो गई। फिर हमें एक नई चीज़ की तरफ जाना था। तो हमने फिर क्या किया, हमने देखा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो सब में जो है वो पाई जाती हैं, उसकी बुनियाद पे हमने इसको एक और डेफिनेशन दी। अब इसमें इस चीज़ के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में अब तक बनाए जा चुके हैं। हम इर्द गिर्द आपने देखें तो ये जो आप प्लास्टिक की एक चेयर देखते हैं या वाइट बोर्ड मार्कर के अंदर जो आप इंक नज़र आती है या जो प्लास्टिक का वाइट बोर्ड मार्कर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये सिंथेसाइज़ किए जाते हैं और हज़ार लाखों की तादाद में जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज़ कर चुके हैं। तो जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि तकरीबन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती हैं, वो है कार्बन और हाइड्रोजन। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, और भी जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो है वो इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 2 ही हैं, और वो मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। उसकी कन्वेंशनल रीज़न है, कन्वेंशनल होता है रिवायती। उनको रवायती तौर पे शुरू से ही हम इनऑर्गेनिक कहते आ रहे थे, तो उसको हमने फिर नहीं छेड़ा। हमने कहा जी उनको इनऑर्गेनिक में रहने दें, हालांकि इस डेफिनेशन के मुताबिक वो भी आ सकते हैं, लेकिन हमने उसको साइड पे रहने दिया। तो अब हम आ जाते हैं कि असल में डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है और एक्सेप्टेबल भी है, और अभी तक यही चलती आ रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं जी, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो या उनसे बनाए जाने वाले आगे कंपाउंड्स, उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब जैसे ये तो एक खासियत होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम आ जाते हैं अगली कुछ ऐसी खसूसियात जो कि तकरीबन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। और वो कौन सी खसूसियात हैं? इसमें पहली जो खासियत है उसको हम कहते हैं पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ये देखें, तकरीबन सारी की सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये असल में बेस ही कार्बन के ऊपर करती है। जिसमें कार्बन नहीं है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे हैं जिसमें जो है वो मौजूद होती है कार्बन और हाइड्रोजन नहीं भी होती, फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे इसकी एग्जांपल है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका फार्मूला है CCl4। अब देखें इसमें तकरीबन हम जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि बनाए भी जा चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बहुत ज़्यादा तादाद में ये नेचुरली भी मौजूद हैं। अब उसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है कार्बन के अंदर कि ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जुज़्व है, और पूरी की पूरी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो एक एलिमेंट के ऊपर बेस करती है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी जो है असल में वो एक कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो बाकी एलिमेंट्स में या तो मौजूद नहीं है, अगर होती भी है तो इस हद तक नहीं होती जैसे कार्बन के अंदर है। और उस प्रॉपर्टी को हम जो है वो नाम देते हैं कैटिनेशन का। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन अपने ही जैसे या अपने से मुख्तलिफ एटम्स के साथ जो है वो कंबाइन कर सकता है, और बेसिकली इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी कि कार्बन अपने ही जैसे साथ वाले कार्बन एटम के साथ जो है वो लिंक होके लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड बना सकता है। मतलब एक से लेकर 1 लाख तक जो है वो कार्बन एटम भी मौजूद होते हैं, हो सकते हैं एक चेन के अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बाकी एलिमेंट्स के अंदर उस तरह से मौजूद नहीं है, जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या सल्फ़र है। और दूसरी वजह क्या है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी, यानी कि इसके 4 बॉन्ड्स ये बनाता है। तो आप देखें एक बॉन्ड, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, 4 आगे कितने कार्बन के साथ अटैच होते जाएंगे, तो इससे वैरायटी आ जाती है आपके पास। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है वो मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है, तो उसके कंपाउंड्स लिमिटेड हैं। मतलब एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बन गया, एक कंपाउंड बन गया जैसे वाटर है, हाइड्रोजन का सल्फ़र के साथ बन गया, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बन गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब नंबर ऑफ़ एटम्स आपस में अटैच होते जाएंगे कार्बन के, एक वाला कार्बन का और कंपाउंड होगा, 2 वाला और होगा, 3 वाला और होगा, 4 वाला और होगा, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो कार्बन की, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। ये एक बेसिक रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है जी नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरी खास बात क्या है इसमें कि ये नॉन आयनिक होते हैं। आयनिक कौन से होते हैं? वो वाले कंपाउंड जिसमें मोर देन 1.7 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है।
तो इनमें मोस्टली जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये आपने फर्स्ट ईयर में जो है इससे गो थ्रू हो चुके हैं, और दोबारा आपको जो है रिमाइंड करवा देता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्लास ऑफ कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम अल्केन्स कहते हैं। अब वो जो अल्केन्स हैं उसमें भी जो है वो हज़ारों किस्म के कंपाउंड्स आ जाते हैं, लेकिन वो सारे अब इसमें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर क्या है कि जितने भी अल्केन्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होगी। प्रॉपर्टीज़ कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि अगर एक अल्केन जो है वो एक किस्म का रिएक्शन दे रहा है तो कोई 10वें नंबर पे जो अल्केन है वो भी वही रिएक्शन देगा। तो इस चीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ का भी नाम देते हैं। तो ये एक ख़ास बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद दूसरा है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत सादा नहीं होते। जैसे सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम एक क्लोरीन और आपस में अटैच हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाया जाता है। जैसे आलू के अंदर स्टार्च है, गंदम के अंदर स्टार्च है, चावल के अंदर स्टार्च है। तो ये इसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है C6H10O5 होल N। एन क्या है? अब एन कोई भी नंबर हो सकता है, 10,000 भी हो सकते हैं। तो हम ये एक सिंगल यूनिट के जो है वो हमारे लिए स्ट्रक्चर ड्रा करना मुश्किल है। तो जब 1000 यूनिट आपस में मिल जाएंगे तो उसके लिए फिर हमारे पास जो मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये इनके स्ट्रक्चर जो है उनको हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, और ये कम्प्लेक्स ही होते हैं। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है कि ये एक ऐसा इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल जो हैं उनका सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सॉरी इसमें क्या है कि अगर उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो ये भी हम आगे जाके जो है वो पूरा एक टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो उसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये इसकी बड़ी मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप खाना खाते हैं क्या फ़ौरन हज़म हो जाता है? बिल्कुल भी हज़म नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। हमारे खाने का जो हज़म होना है ये भी असल में एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। और इसी तरह जो हम लेबॉर्ट्री में भी अगर कोई रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसके अंदर भी यही काम होता है कि उसको होने में बहुत देर लगती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास जो है वो एसिड है और बेस है, आप इन दोनों को मिलाएंगे तो फ़ौरन रिएक्शन हो जाएगा। फ़ौरन रिएक्शन हो जाएगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये रिएक्शन इस तरह से इतनी आसानी और इतनी जल्दी से नहीं होता। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ये भी प्रॉपर्टी है, उनकी रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लो होती है। फिर उसके बाद आखिरी जो इसमें इसकी प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। ये आपने एक जनरल कंसेप्ट सुना होगा कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक, यानी कि जो कंपाउंड की अपनी नेचर होगी वो डिज़ॉल्व भी उसी सॉल्वेंट के अंदर होगा जो उसी नेचर का होगा। जैसे हम पानी को कहते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तकरीबन हर एक चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है, लेकिन हर उस चीज़ को वो चीज़ जो हर उस चीज़ को अपने अंदर जो है वो हल करता है जो पोलर इन नेचर हो, क्योंकि वाटर जो है वो इटसेल्फ पोलर है। तो इस तरह अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली पोलर नहीं होते, कह लें 99% जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं। जैसे ऑयल होता है, ऑयल जो है वो कुकिंग ऑयल हो गया, दूसरा ऑयल, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दोनों पानी में हल नहीं होते। आपने कभी देखा होगा ऑयल ऊपर डालेंगे तो ऊपर उसकी लेयर आ जाएगी, वो उसके अंदर डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये हल किसके अंदर होते हैं? ये अपने ही जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं जो कि खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम और ईथर। तो समराइज़ थोड़ा सा मैं आपको कर दूं इसमें कि आपने सबसे पहले इसमें एक चीज़ पढ़ी है, वो है जी इसके अंदर इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं, एक वाइटल फोर्स थ्योरी वाला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आपने इसमें नोट डाउन करना है हु रिजेक्टेड अ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, और सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अच्छी तरह इनको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।